नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं मितराज स्वागत करता हूं आपका बहुजन यंग वॉइस में। तो आज बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां सरकार संवैधानिक तरीके से नौकरशाहों का चयन करती है। और पहले तो केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर चुकी है। और अब एक नया मामला खुलकर आ रहा है, यूपीएससी स्कैम का है। तो क्या कहते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल इस यूपीएससी स्कैम के बारे में। नमस्ते दोस्तों। आज जो एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है और जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और ये एक ऐसा इशू है जो मुझे लगा जिस पर आपसे बात होनी चाहिए। एक बार आप अगर कंफर्म कर दें कि आप ऑडियो ठीक ठाक सुन पा रहे हैं तो हम इस बातचीत को आगे जारी रख पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये यूपीएससी में जो सरकारी पदों पर, केंद्र सरकार के उच्च पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है जिसका संविधान में प्रावधान है। और उसका काम जो है वो ये है कि भारत सरकार के लिए नौकरशाही का वो चयन करती है। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण एक इसका काम है कि जो देश को चलाने वाली संस्था हैं उसमें नौकरशाही एक प्रमुख संस्था है और जिससे ये देश चलता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक कलेक्टर जो आमतौर पर आईएएस के अपना फर्स्ट प्रमोशन के बाद बनता है, या एक एसपी, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आगे चल जाते हुए वो जब वो कमिश्नर या एसएसपी, आईजी, डीजीपी या जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तक बनता है। तमाम बड़े कॉरपोरेशंस में मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सब बनता है। एक एक ऐसे अफसर के नीचे 40,000 50,000 तक सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो ये यूपीएससी का जो काम है, खास करके सिविल सर्विस के अफसरों का जो चयन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक तरह से देश को चलाने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, और ये चूँकि भंग नहीं होती है विधानसभा या लोकसभाओं की तरह, सरकारों की तरह बदलती नहीं है, तो बहुत पावरफुल बॉडी है। और ये एक तरह से देश को संचालित करने वाली नियामक संस्था, जो एक तरह से जहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ लागू होती है, उसकी संस्था है। तो यूपीएससी जिस तरह से इस नौकरशाही का चयन करता है, इस पर कड़ी नज़र हम सबकी होनी चाहिए। हर साल एवरेज अगर आप देखें आज़ादी के बाद से, तो आम तौर पर 1000 प्लस माइनस 200 के आसपास, मतलब 800 से लेकर रेंज आप मोटे तौर पर रख लीजिए 1200-1400 तक अफसरों का, सिविल सर्विस के अफसरों का चयन यूपीएससी के जरिए होता है। भारत सरकार उसकी नियुक्ति करती है और इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है वो डीओपीटी है, उसको इस काम को करना होता है। अब ये जो पूरी नियुक्ति है, इस पर चूंकि कड़ी निगाह लोगों को रखनी चाहिए। एक एक अफसर इतना पावरफुल होता है और ये आप समझिए कि इतनी इस नौकरी की इतनी आप अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि 11-12 लाख तक लोग कई बार आपको इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। कई लोगों की ज़िंदगियां खप जाती हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें जो नियुक्ति का तरीका है, इसमें एक महा घोटाला सामने आया है। अब दिलचस्प ये है कि यूपीएससी ने अपने अब तक के इतिहास में, आज़ादी के समय से यूपीएससी है इस देश में, तो यूपीएससी अपने पूरे इतिहास में पहली बार किसी घोटाले पर एक सफाई देती है। और ये सफाई दी जाती है 6 अगस्त को कि हम कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, हम नियमों के तहत नियुक्तियां कर रहे हैं। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया पर जो इसको लेकर जो विवाद उठा है वो कितना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी को खुद सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ी है। अब ये मामला क्या है, इसको आप सारा गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग चूँकि इस विवाद को पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, मुकेश गौतम, इंद्रजीत यादव, राहुल राज, जय भीम, जय पेरियार, और भी सारे लोग देखिए, अपने रामावतार मीणा जी हैं, आशीष खुसरे जी हैं, कमलकांत गुरवे जी हैं, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस घोटाले के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ लोग जो यूपीएससी के
एप्लीकेंट्स हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा, उनके अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह में इस घोटाले की चर्चा भी हुई होगी। जाहिर है जो इस घोटाले की पहली अगस्त में चली चर्चा से वाकिफ़ हैं उनको मालूम होगा कि ये घोटाला क्या है। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस घोटाले के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये पूरा मामला है क्या और इससे किस तरह से भारत को चलाने वाली जो नौकरशाही है उसके चयन में किस तरह की धांधली हो रही है, और खास करके SC ST और OBC किस तरह से इसमें मारा जा रहा है, किस तरह से उसकी सीटें जो है वो लूटी जा रही हैं। जैसे इस साल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको एक नॉर्मेटिव आइडिया के तौर पर मैं आपको 100 या 1000 के स्केल पर उस चीज़ को फिर रखने की कोशिश करूँगा। देखिए हुआ क्या है, जैसे इस साल की लिस्ट मेरे सामने है और आप मुझे पता नहीं कि अगर मैं इसको आपको iPad पे दिखाऊं तो वो आपको रिवर्स आएगा या सीधा आएगा। एक मिनट में कोशिश करता हूं कि आप इसको देख पाएँ कि ये किस तरह से ये सारा मामला सामने आया है। देखिए इस साल केंद्र सरकार ने UPSC को कहा कि आप 927 अफसर हमें चाहिए, वो अलग अलग IAS IPS और IFS और ये अलग अलग कैटेगरीज से सब मिलाकर हमें 927 अफसरों की लिस्ट भेजिए। UPSC का काम सिर्फ ये था कि वो सिलेक्शन करके एक लिस्ट 927 अफसरों की 927 अफसरों की वो सरकार को भेज देती और सरकार उसको नियुक्त कर लेती। ये होता एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका। लेकिन UPSC का जो रिजल्ट आता है 4 अगस्त को पिछले साल, UPSC 927 लोगों की लिस्ट सरकार को नहीं भेजती है। इसकी जगह UPSC क्या करती है, 829 लोगों की एक लिस्ट भेजती है कि इन लोगों का हमने सिलेक्शन किया है और आप इनको नियुक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से एक UPSC ने 829 लोगों की एक लिस्ट भेजी। अब 927 लोग जो चुने जाने थे, केंद्र सरकार ने जितने लोगों को लिस्ट भेजने के लिए UPSC से कहा था, उसमें से 397 लोग जनरल कैटेगरी के होने थे, 83 लोग EWS के होने थे, 251 OBC के होने से, 129 SC के और 67 ST के होने थे। अब UPSC जब लिस्ट भेज रही है तो 67 ST के बदले में 67 की लिस्ट वाले भेजती है, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 कैंडिडेट के बदले में 129 की ही लिस्ट भेजती है, OBC के 251 की जगह 251 की ही लिस्ट भेजती है, EWS के 83 की जगह 78 की लिस्ट भेजती है। और बड़ा घोटाला कहाँ होता है, जनरल की 397 की जगह 304 की ही लिस्ट UPSC यहाँ पर भेज रही है। अब ये जो पूरा मामला हुआ क्या है, जब आपको कहा गया कि 927 की लिस्ट भेजिए तो आपने 829 की ही लिस्ट क्यों भेजी। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि पिछले साल, इस साल और इससे पहले के हर साल में ये जो जनरल मेरिट लिस्ट है इसमें SC ST OBC के लोग बड़ी संख्या में चुने जाते हैं। अब आपको 397 में 91 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि SC ST OBC के हैं। अब UPSC को कोई एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे कि ये 91 लोग बाहर हो जाएं और यहाँ पर फिर जनरल कैटेगरी जो है वहाँ पर फिर अपर कास्ट के लोग आ जाएं। तो एक तरह से UPSC की मंशा ये है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको अपर कास्ट कैटेगरी बना दिया जाए, 40% रिजर्वेशन अपर कास्ट को दे दिया जाए, 15% आबादी को, जो कि EWS क्योंकि उसमें SC ST OBC के लोग ऐसे ही नहीं आ सकते हैं तो 10% रिजर्वेशन तो आपने जो अपर कास्ट है उसको ऐसे ही दे दिया। इसके अलावा जो 40% है उसको भी वो अपर कास्ट के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये है कुल मिलाकर इस पूरे आइडिया के पीछे की फिलॉसफी। आपको मैं इसको एक एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में बताता हूँ। आप समझिए कि 1000 लोगों की नियुक्ति होनी है, 1000 की नियुक्ति होनी है तो जाहिर है कि उसमें 400 जो हैं वो जनरल कैटेगरी में होंगे, जनरल मेरिट में होंगे, जो भी मेरिट में आएगा वो उसमें आना चाहिए। इसके अलावा 1000 में से 100 जो है EWS आएगा, 270 OBC आएगा, 150 जो है वो SC आएगा और 75 ST आएगा। ये इस तरह से इसका बंटवारा होना चाहिए। अब अगर 400 जो जनरल मेरिट है उसमें अगर 100 लोग SC ST OBC के आ गए तो अब UPSC की प्रॉब्लम ये है कि उसकी दृष्टि इस बारे में है, इस नजर यहाँ पर है कि जो जनरल मेरिट है उसमें जो SC ST OBC के हैं उनको बाहर किया जाए। ये कुल फिलोसॉफिकल आइडिया जो है वो उस पर काम UPSC कर रहा है कि किसी भी तरह से जो
जनरल मेरिट में जो लोग आ जा रहे हैं SC ST OBC के, उनको वापस अपनी कैटेगरी में धकेल दिया जाए, ताकि जो इनकी अपनी जिसको वो मान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी जो है वो हमारी कैटेगरी है, वो अपर कास्ट कैटेगरी है, इसमें हम किसी और को आने नहीं देंगे। ये है कुल घोटाला। अब इसकी काट कैसे निकालता है यूपीएससी, इसमें क्या घपला कर रहा है। अब वो जब ये लिस्ट आ जाती है 829 की, और इसके अलावा एक कंसोलिडेटेड लिस्ट वो 182 कैंडिडेट की जारी कर देता है, लेकिन उसमें लिस्ट नहीं जारी करता है, वो सिर्फ 182 का एक नंबर बता देता है कि 182 लोग जो हैं वो कंसोलिडेटेड लिस्ट के हैं। अब जिन लोगों का नाम यूपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है अपनी फर्स्ट लिस्ट में 91 की, उसका रिजल्ट जो है 4 अगस्त के बाद 4 जनवरी 2021 को उनका रिजल्ट आता है। और उसमें 91 में 71 लोग 73 लोग जो हैं वो अपर कास्ट के जनरल कैटेगरी से होते हैं, एक ईडब्ल्यूएस से होता है, 14 ओबीसी का होता है और एक सिर्फ एसटी का होता है, एससी का होता है। तो ये जो लोग 91 लोग इसमें एससी एसटी और ओबीसी के आने चाहिए थे, इसकी जगह 73 सीटें निकालकर, बल्कि एक अगर ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लें तो 74 सीटें जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपर कास्ट को दे दी है। ये है कुल मिलाकर घोटाला। इसको आप अगर कोई जटिलता है और इसमें कोई सवाल अगर पूछना चाहता है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि यूपीएससी इसको लेकर कितना संवेदनशील है, सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है, लगातार क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, ओबीसी कमीशन में इस पर चर्चा हो रही है और बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें आप समझिए कि हर साल अगर 100 सीटों की चोरी हो रही है, कभी 70, कभी 80, कभी 100, इस तरह की चोरी हो रही है। और इसके बारे में अगर एससी एसटी ओबीसी को एहसास हो गया है, देश की 85% आबादी को अगर एहसास हो गया है कि हमारी सीटें चोरी हो रही हैं, इसमें एक दिक्कत ये भी है कि अगर यूपीएससी ने ये करना शुरू कर दिया है तो राज्यों के आयोग भी देर सवेर यूपीएससी का ही तरीका अपना लेंगे और इस तरह से वो जो सीटों की चोरी है वो होगी। यूपीएससी इसके लिए जो इनका सर्विस रूल है, इनका रूल नंबर 16, जो अगर आप यूपीएससी का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि 16(3) और 4 जो है उसमें इन्होंने पेश किया है और ये नियम उन्होंने ही खुद बनाया है। नियम ये है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं लेकिन आप अगर जनरल मेरिट में आ गए हैं तो, और जनरल मेरिट में अगर आपका रैंक थोड़ा नीचे है तो अगर आप अपनी कैटेगरी में वापस लौट जाते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। अगर आपको आईएएस चाहिए तो आईएएस मिलेगा, आईपीएस चाहिए तो आईपीएस मिलेगा। ये जो एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसको वो अपफ्रंट कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपनी कैटेगरी में लौटिए तो आपको अपनी अच्छी सर्विस मिलेगी। और जैसे ही आदमी यहाँ से अपनी जनरल मेरिट से निकलकर अपनी कैटेगरी में लौटता है तो एक सीट जो खाली होती है वो उस कैटेगरी से ना भर के उसको वो जनरल मेरिट से भर देते हैं, जो अक्सर अपर कास्ट का कैंडिडेट होता है। ये काम मोदी सरकार में बेधड़क हो रहा है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का समय है, पहली बार इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, पहली बार इतनी बात हो रही है। आपको ट्विटर पे 2 दिन लगातार ट्रेंड हुआ, करीब उस पर 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया। तो ये पूरा जो मामला है ये अब धीरे धीरे खुल रहा है और अब इसमें दिक्कत हो रही है। इसमें सरकार ने एक और खेल किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती। सरकार पकड़ी जाएगी तो उस पर दबाव बढ़ेगा, पार्लियामेंट में हंगामा होगा। तो सरकार ने क्या किया कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई और एक जजमेंट आता है 2010 में, 7 मई 2010 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन केस में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट, जो कि आप जानते हैं कि हमेशा अक्सर सरकार के साथ अलाइंड होती है और सरकार के साथ ही वो कई बार उनकी सुविधा के हिसाब से, जैसे SC एक्ट में हुआ या रोस्टर मामले में हुआ, सरकार की मंशा के हिसाब से फैसले लिखती है। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे किसान आंदोलन में कर रहे हैं कि वो कोर्ट के जरिए इस मामले को रिजॉल्व करके ये कह रहे हैं अब तो ये तो कोर्ट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। भाई कोर्ट का फैसला ये तो सही है, लेकिन कोर्ट में सरकार ने क्या पक्ष लिया, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन का केस है। तो इसमें पार्टी कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार पार्टी है। क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो उन्होंने SC ST OBC के पक्ष में दलील दी या अपर कास्ट के पक्ष में दलील दी? उन्होंने रिजर्वेशन के पक्ष में दलील दी या रिजर्वेशन के खिलाफ दलील दी? तो हम देखेंगे, अगर उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, 7 मई 2010 का फैसला है। तो इसमें पाएंगे कि कोर्ट में
जब भारत सरकार जाती है तो भारत सरकार वहाँ पर रिजर्वेशन के खिलाफ दलील देती है, और वो ये देती है दलील कि हमारा जो नियम है कि SC ST OBC को जिस तरह से ये उस कैटेगरी के अंदर फंसा के रख देना है ताकि जो जनरल मेरिट है वो अपर कास्ट की सीटें बन जाए, तो इसके पक्ष में